सभी को जय हिंद। आज हम काउंसर के पॉकेट जीके से जो मोस्ट पॉपुलर बुक है, बहुत जगह पे अभी ये चल रही है, तो उससे विश्व के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। विश्व का इतिहास। विश्व इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्राचीन विश्व का इतिहास, आरंभ से 5वीं सदी तक। दूसरा है मध्यकालीन विश्व का इतिहास, 5वीं सदी से 16वीं सदी तक। तीसरा है आधुनिक विश्व का इतिहास, 16वीं सदी से आगे। आधुनिक विश्व। पुनर्जागरण, मानवतावाद पर बल, लौकिक जीवन पर बल, विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रबोधन, मानव स्वतंत्रता को बढ़ावा। फिर पॉइंट है पुनर्जागरण। इसका फर्स्ट पॉइंट है पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। दूसरा पॉइंट है नव युग के अवतरण की सूचना देने वाला पुनर्जागरण आंदोलन 13वीं से 16वीं सदी 1250 से 1550 ईस्वी में हुआ था। पुनर्जागरण वह बौद्धिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन उपलब्धियों का आश्रय लेकर वर्तमान में आई धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूढ़ियों को दूर करने व पुनः विकास व समृद्धि की ओर अग्रसर होने का आग्रह किया गया। अगला पॉइंट है मध्यकाल में यूनानी एवं लैटिन साहित्य को भूलकर यूरोप की जनता अंधविश्वासों में पड़ गई थी। उसमें निराशा की भावना एवं उत्साहहीनता ने जन्म ले लिया था। पुनर्जागरण में मध्ययुगीन आडंबरों, अंधविश्वास एवं प्रथाओं को समाप्त किया तथा उसके स्थान पर व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, स्वतंत्रता की भावना, उन्नत आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्रवाद को प्रतिस्थापित किया। अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद की पहली व पूर्व अभिव्यक्ति फ्रेंच क्रांति में देखी जाती है, जो शीघ्र संपूर्ण यूरोप में फैली। इसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली आदि शामिल थे, जहां राजशाही की समाप्ति हुई और लोकतंत्र की स्थापना हुई। जर्मनी किसी एक राजशाही के नियंत्रण में नहीं रहा। जर्मनी एकीकरण से पहले अनेक भागों में बटा था। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया का पतन पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण था। इटली के महान कवि दाते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य की रचना की। अगला पॉइंट है इटली के निवासी पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। पेट्रॉक का शिष्य बुकासियो था। यह लैटिन गद्य का पिता कहलाया। डेकेमेरोन बुकासियो की प्रसिद्ध पुस्तक थी। द प्रिंस के रचयिता मैकियावेली को आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। धार्मिक जीवन में यूरोपीय पुनर्जागरण के प्रभाव धर्म सुधार आंदोलन के रूप में सामने आए। पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप पर कैथोलिक चर्च का एक छत्र साम्राज्य था। सारा साम्राज्य धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित था। धर्म सुधार आंदोलन में धर्म के मूल स्वरूप के लिए कोई चुनौती नहीं थी। विरोध केवल व्यवहार एवं कार्यान्वयन का था। किसी ने भी ईसा मसीह, बाइबिल आदि में अनास्था प्रकट नहीं की थी। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते थे। रेनेसां पुनर्जागरण यूरोप में 14 से 17वीं शताब्दी
तक की एक अवधि है। दूसरा है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप, अमेरिका और भारत में लड़ा गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। नोट: पैट्रिक हेनरी ने स्टाम्प अधिनियम का विरोध किया। पैट्रिक हेनरी ने युवकों में जान फूंक दी। वह कहता था, या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो। 15वीं शताब्दी के अंत में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन कहे जाते थे। अमेरिगो वेस्पुची इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। 1767 ईस्वी में टाउनशेंड वित्त मंत्री की कर योजना को लागू किया, जिसमें ब्रिटिश संसद ने 5 वस्तुओं चाय, सीसा, कागज, सिक्का, धातु और रंग पर सीमा शुल्क लगाया। अमेरिकियों उपनिवेशवासियों ने इन्हें देने से इनकार कर दिया तथा सैमुअल एडम्स ने इनका प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका में 13 अंग्रेज बस्तियां उपनिवेश थी। ब्रिटिश सरकार के शोषण का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक आदि संस्थाएं स्थापित की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुलियों का भेष बनाकर बोस्टन बंदरगाह में खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर चढ़ गए और उन्होंने 340 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी और इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को वर्जीनिया के नागरिकों ने सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया में एक महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को सम्मेलन समाप्त हुआ। 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को लेक्सिंगटन नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना और क्रांतिकारियों के बीच मुठभेड़ में 8 स्वयंसेवक मारे गए। 10 मई 1775 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन उपस्थित थे तथा उन्होंने 4 जुलाई 1776 ईस्वी में 13 बस्तियों की इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में उपनिवेशवासियों की बैठक में स्वतंत्रता की घोषणा स्वीकार कर ली गई। आज भी 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके द्वारा 13 संयुक्त उपनिवेशों को स्वाधीन और स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। जॉर्ज वाशिंगटन को उपनिवेशों का सेनापति नियुक्त किया गया। अमेरिकी क्रांति के सूत्रधार जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका ने 17 सितंबर 1787 ईस्वी को लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जिसमें उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया तथा महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। अमेरिका विश्व का पहला देश बना जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की।
मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में बने। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दी थी। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को कर दी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। फ्रांस की राज्य क्रांति, मैं ही राजा हूँ, लुई 14वें ने कहा तथा उसके समय फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। 1774 ईस्वी में लुई 14वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा और फ्रांस की राजधानी वर्साय को बनाया। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। लुई 16वां का संबंध बुर्बोन राजवंश से है। लुई 16वें की पत्नी मेरी एंतवोनत ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। फ्रांस की राजधानी राज्य क्रांति 1789 ईस्वी लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय में सामंती व्यवस्था थी। 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन वर्साय के शानदार राज्य महल में आरंभ हुआ। एस्टेट जनरल की कुल सदस्य संख्या 1200 थी, जिसमें 600 से अधिक तीसरे सदन के सदस्य थे। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सामाजिक समानता, सामंतीय विशेषाधिकारों का अंत, निरंकुश तथा भ्रष्ट प्रशासन में सुधार, न्याय तथा करों में समानता के उद्देश्य को पाने के लिए ही इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। टेले एक प्रकार का भूमि कर था और गेबेल एक प्रकार का नमक कर तथा टाइथ एक प्रकार का धार्मिक कर था जो चर्च को देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो जैसे दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। वोल्टेयर ने कहा कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है। नेपोलियन के अनुसार यदि रूसो न हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति न होती। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण देश की शोचनीय आर्थिक दशा थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी, लेकिन आर्थिक सुधारों के बाद एक नए प्रकार की कागजी मुद्रा एसाइनेट बनाई होगा शायद यहाँ पे। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। इस नारे से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एवं स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। इस नारे में से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एक लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। तृतीय एस्टेट्स एक सदस्य एक मत का सिद्धांत चाहता था। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। फ्रांस में कई वर्षों की क्रांति, अशांति एवं अव्यवस्था से पश्चात
एक निरंकुश शासक के रूप में नेपोलियन का उदय हुआ, जिसने न केवल फ्रांस अपितु पूरे यूरोप को प्रभावित किया। यद्यपि वह डिक्टेटर था और उसके शासन में स्वतंत्रता को स्थान नहीं था, किंतु क्रांति की दो अन्य भावनाओं, समानता एवं बंधुत्व का उसने पूर्णतः पालन किया। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक नगर में कार्लो बोनापार्ट एवं लेटिजिया रमोलिनो के घर हुआ। नेपोलियन के पिता पेशे से वकील थे। नेपोलियन ने ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। 1799 ईस्वी में नेपोलियन ने फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया तथा स्वयं प्रथम काउंसिल बना। इस काउंसिल ने फ्रांस के नए संविधान की रचना की तथा 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए काउंसिल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन बोनापार्ट को एक अन्य नाम लिटन कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। माल्टा के प्रश्न पर इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ। 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। नेपोलियन ने इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की। अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड फ्रांस के बीच ट्रेफेलगर का युद्ध हुआ। यूरोपीय राष्ट्रों ने एकजुट होकर 1813 ईस्वी में लीपजिंग के मैदान में नेपोलियन को हराया। इसके बाद नेपोलियन को बंदी बनाकर एल्बा द्वीप में रखा गया, पर वह वहां से भाग गया। नेपोलियन ने जोसेफिन को तलाक देकर ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी लुइस से शादी की। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। इतिहासकार डेविस थॉमसन ने नेपोलियन पतन का गंभीर का कारण माना, जिसमें स्पेन की शक्ति को कम समझा। नोट: मुझे फ्रांस का राज मुकुट धरती पर पड़ा मिला और तलवार की नोक से मैंने उसे उठा लिया। सत्ता मेरी रखेल है। इसे वश में करने के लिए मुझे इतनी दिक्कत उठानी पड़ी है कि मैं ना तो उसे किसी को छीनने दूंगा और ना अपने साथ भोगने दूंगा। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध उसके जीवन काल का अंतिम युद्ध था। 1815 में बेल्जियम के वाटरलू का युद्ध हुआ। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व नेपोलियन बोनापार्ट और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन में किया। अंग्रेजी सेना जीती और उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, जहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण का श्रेय नेपोलियन को जाता है। नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के सिद्धांतों को अन्य देशों में पहुंचाया तथा जनसाधारण में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की। Thanks for watching.